और अब माइक ऑन कर रही हूं आज की एक और बड़ी खबर पर। नितिन नबीन की टीम बदली है और अब बारी प्रधानमंत्री की नई टीम की है। नरेंद्र मोदी की नई टीम आने वाली है, आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। मोदी के मंत्री बदलने वाले हैं क्या? अब आपने तस्वीरें देखी, कल हमने आपको दिखाई कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी नितिन नबीन की टीम में बदलाव हुआ, संगठन के स्तर पर बदलाव हुआ, लेकिन अब मंत्रिमंडल के स्तर पर बदलाव होने वाला है। उसके बारे में आज आपको बताऊंगी, क्योंकि मंत्रिमंडल में जो बदलाव होगा वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की नई टीम को सामने रखेगा। और क्या उसका समय आ गया है? मैंने पहले भी आपको बताया था कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होना अब किसी भी समय संभव है, तो उसी को लेकर अब आपको पूरी खबर बता रही हूं। मोदी मंत्रिपरिषद में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई। विधानसभा चुनाव ध्यान में रखकर फेरबदल संभव है। सरकार में युवा चेहरों को जगह दी जा सकती है। प्रदर्शन के आधार पर कुछ मंत्री हटाए जा सकते हैं। 3 महीने में एनडीए के साथ 37 नए सांसद जुड़े हैं। 37 एनसीपीआई में शामिल टीएमसी से 24 सांसद आए। एनडीए के साथ शिवसेना यूबीडी से 6 सांसद आए। एनडीए के साथ जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्य बीजेपी में शामिल हुए। इनमें से कुछ सांसद केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं। डीएमके के मोदी सरकार में शामिल होने की चर्चाएं भी बहुत तेज रही हैं पिछले दिनों, उनसे भी चर्चा हुई है। एनसीपी के दोनों धड़ों को भी एक करने के प्रयास जारी है। अब सोचिए, अगर किसी तरह का विलय हुआ तो सत्ता में एनसीपी का हिस्सा भी बढ़ेगा। कैबिनेट में 2 मंत्री पद खाली हैं, 7 खाली हो सकते हैं। जॉर्ज कुरियन और रवनीत बिट्टू ने इस्तीफा दे दिया है। हरदीप पुरी, बीएल वर्मा का राज्यसभा कार्यकाल नवंबर तक खत्म हो जाएगा। अब अगर राज्यसभा फिर से नहीं भेजे गए तो मंत्री पद छोड़ना होगा। पंकज चौधरी यूपी और हर्ष मल्होत्रा दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए, तो एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के तहत मंत्री पद छोड़ सकते हैं। उधर पीयूष गोयल को बीजेपी का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में क्या पीयूष गोयल भी मंत्री पद छोड़ सकते हैं? ऐसी सुगबुगाहट है। इसीलिए कह रहे हैं कि क्या मंत्रिमंडल में भी बड़ा फेरबदल होने वाला है। अब यह भी आपको बताऊं कि कल बीजेपी की एक नई टीम का ऐलान किया गया। संगठन के स्तर पर वो बदलाव था। इसमें किस तरह का एलिवेशन हुआ है, यानी कि जो प्रमोशन या बदलाव हुआ है, उसके बारे में भी आपको बताती हूं। इसमें विनोद तावड़े को यूपी का बीजेपी प्रभारी बनाया गया है। ये आज की खबर है। ये बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। विनोद तावड़े की तस्वीरें देख रहे हैं। अब विनोद तावड़े संगठन पर अच्छी पकड़ रखते हैं और मिशन यूपी के कैप्टन बनाए गए हैं विनोद तावड़े। तो उत्तर प्रदेश जो बीजेपी के लिए सबसे अहम है, इस वक्त 27 में चुनाव आने हैं, वहां विनोद तावड़े कैसे लीड करेंगे? नितिन नबीन की नई टीम में यूपी का चुनावी फॉर्मूला 2027 में यूपी समेत 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। अब बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर है। टीम में उन चेहरों को तरजीह दी गई है जो जीत दिला सकते हैं। नितिन नबीन ने यूपी के 8 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी। नबीन ने विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया है। चुनावी जीत के मामले में तावड़े का शानदार रिकॉर्ड है। 2020 में हरियाणा प्रभारी बने, बीजेपी 2024 में जीती। 22 में बिहार के प्रभारी बनाए गए, 25 में बीजेपी जीती। अब तावड़े सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल बनाने के लिए जाने जाते हैं। ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं को लगातार एक्टिव भी रखते हैं। चुनावी रणनीति तैयार करने में भी वो माहिर माने जाते हैं। अब एनडीए सहयोगियों से बेहतर तालमेल बनाए रखते हैं। उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज के करीब 50% वोटर हैं। 24 में यूपी में बीजेपी के ओबीसी वोट में कमी आई थी, तो बीजेपी को लोकसभा की 29 सीटों का नुकसान हुआ था। तावड़े ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी वोटर को जोड़ सकते हैं। यूपी में संगठन से जुड़ी दिक्कतों को भी वो समय समय पर सुलझाते रहे हैं। और ये भी देखिए कि जब विनोद तावड़े को प्रभार मिला तो तारीफ प्रतिद्वंदी भी कर रहे हैं। जिस तरह से विनोद तावड़े जी हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी और गुजरात से हमारे पाटिल जी आ रहे हैं, तो दोनों ही बहुत ही अनुभवी हैं। और खासकर अगर बात की जाए विनोद तावड़े जी की, तो वो छात्र यूनियन से लेकर और उनका संगठन का जो अनुभव है वो बहुत बड़ा अनुभव है। मुझे लगता है कि हम फिर से उनके प्रभार के बाद
उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत की जीत हासिल करेंगे। विनोद तावड़े जी हमारे हैं, उसमें सबसे अनुभवी व्यक्ति अगर कोई होगी तो विनोद तावड़े है। उसमें संगठन के बारे में देख लेंगे, संगठन है उनका। और अब माइक ऑन कर रही हूं एक और बड़ी खबर पर जो बिहार से है। 12 बजे धरने का ऐलान हुआ और 4 बजे समाधान हुआ। यह हुआ है बिहार में। अब इसकी पूरी कहानी आपको बताती हूं। दिल्ली और रांची के बाद अब छात्रों का गुस्सा पटना में भी देखने को मिला। टीचर भर्ती यानी TRE 4 की भर्ती में देरी के खिलाफ छात्रों ने गुस्सा जाहिर किया, तो आज पटना के गर्दनीबाग में आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया। 12 बजे ऐलान हुआ और 4 बजे समाधान हो गया। आज यही खबर है। दिल्ली में प्रदर्शन की तस्वीरें सबने देखी, फिर रांची में सरकार के खिलाफ छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोला, वो भी देखा। लेकिन इन्हीं तस्वीरों से सबक लेकर बिहार सरकार ने कुछ ही घंटों में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों की मांगे मान ली, क्योंकि जो दिल्ली और रांची में हुआ वो कहीं बिहार में ना हो। अब पूरी खबर आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा देती हूँ। तस्वीर आपको पटना की दिखाती हूँ। पटना में छात्रों का महा आंदोलन शुरू हुआ। अपनी मांगों को लेकर छात्र पटना के गर्दनीबाग मैदान में कुछ इस तरह से जुटे थे और देखते ही देखते सैकड़ों छात्र इकट्ठा हो अब यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था और प्रदर्शन में सियासतदान ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। तो छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पहुंच गए। अब देखिए छात्रों के ठीक बीच बैठे हैं नीले गमछे के साथ पप्पू यादव, और वो छात्रों के समर्थन में बैठे थे, प्रदर्शनकारियों के साथ थे। ये भी देखिए। अब आपको बताती हूँ कि अगर छात्रों को अपनी बात मनमानी हो तो वो अपने पे आए तो 4 घंटे भी काफी होते हैं। वो क्यों कह रही? पटना में छात्र युवा के मुद्दे को लेकर एक महा आंदोलन शुरू हुआ। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में छात्र न्याय सत्याग्रह शुरू हुआ। ये गर्दनीबाग धरन स्थल पर हजारों छात्र मांगों को लेकर बैठे। BPSC TRE 4 अधिसूचना जारी करना छात्रों की मुख्य मांग थी, यानी कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, पेपर लीक पर एक्शन की मांग थी। आंदोलनकारी छात्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आंदोलनकारी छात्रों ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम क्या था कि TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए और अगर ये नहीं हुआ तो आंदोलन उग्र हो जाएगा। छात्रों की चेतावनी के बाद उन्होंने कहा चरणबद्ध भूख हड़ताल भी शुरू की जाएगी। मांगे नहीं मानी गई तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। अब छात्रों के आंदोलन शुरू होने के कुछ ही घंटों के बाद एक्शन हो गया। बिहार सरकार ने छात्रों की मांगे मानकर विज्ञापन जारी कर दिए। अध्यापकों की भर्ती के लिए TRE 4 की अधिसूचना जारी कर दी। अब BPSC ने कुल 32,388 पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी है। टीचर भर्ती से जुड़ा यह मामला था और जैसे ही वहां प्रदर्शन शुरू हुआ, बिहार में सरकार ने उसकी अधिसूचना जारी कर दी। सम्राट सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगे मान ली, लेकिन इसके बाद भी तेजस्वी यादव प्रदर्शन स्थल पहुंचे और उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। अगर आप संवाद करें छात्रों से, नौजवानों से, तो पता चलता कि सरकार के प्रति इतना भारी गुस्सा, इतना आक्रोश है और ये सरकार इतनी निकम्मी है कि इनको घोटाला करने से फुर्सत ही नहीं है। डस्टबिन घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, CAG घोटाला, ऋषुश्री घोटाला, सृजन घोटाला, लेकिन एक बार भी ये कहते थे सरकार में चुनाव से पहले कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देंगे। आज 1 लाख भी लोग नहीं दे पा रहे। और इस बीच आपको बताऊं कि राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव ने भी छात्र युवा मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि छात्र और युवा पेपर लीक,
बदहाल शिक्षा व्यवस्था, पक्षपातपूर्ण भर्ती प्रक्रिया और बेरोजगारी से बहुत परेशान हैं। लालू यादव ने 19 अगस्त को प्रस्तावित लोक भवन मार्च में ज्यादा से ज्यादा लोगों से भाग लेने की अपील की। अब 19 अगस्त को लोक भवन मार्च है। इससे पहले आरजेडी ऑफिस के बाहर कुछ पोस्टर लग गए। ये देखिए, ये पोस्टर लगे हुए हैं। 19 तारीख का इसमें जिक्र है और 19 तारीख का जिक्र करते हुए इसमें ये मांग की गई है कि सब छात्र ज्यादा से ज्यादा इसमें जुटे।